तो फिर से एक बार स्वागत है आपका साइंस वाली क्लास में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु व धातुओं में अंतर। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म और साथ में आगे की जो इनकी प्रक्रियाएं होंगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हमारे रासायनिक गुणधर्मों से। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्रियाकलाप 3.8। तो क्रियाकलापों का अध्ययन साथ के साथ करना जरूरी है। तो बुक खोल लीजिएगा अपनी। बुक खोलने के बाद में आपको दिखेगा हम कहाँ तक आ चुके थे। 3.7 पर हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में 3.8 जो क्रियाकलाप है वो हम देख रहे हैं। 3.8 क्रियाकलाप, उसमें मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर का चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, मतलब इसको जलाना है। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर पर प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। अब जो राख होगी उसको पानी में घोलना है और उसको विलयन की जांच करनी है लाल तथा नीले से करने के बाद में। ठीक है, कि नीले से लाल होता है या लाल से नीला होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्रियाकलाप 3.8, इसको ठीक तरीके से आप पढ़िएगा। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर परख नली रखिए। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पत्र से इस विलयन की जांच करनी है। तो ये दोनों की दोनों जो अभिक्रियाएं हैं वो ऑक्साइड्स को देखने के लिए हैं। तो आपको अगर आपके पास प्रयोगशालाएं हैं विद्यालय में तो आप इसको आराम से करके देख सकते हैं, नहीं तो केवल इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। जैसा क्रियाकलाप आपने पढ़ लिया तो इसमें क्या है, आपको ऑक्साइड के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं प्रश्न जो आपके इस पाठ में आए हुए प्रश्नों में से हैं। अब पहला प्रश्न देखिएगा, ऐसी धातु का उदाहरण जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। मैंने आपको अंतर बताया था, तब अपवाद में बताया था कि कौन सी धातु जो होती है द्रव होती है। तो मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, Hg, क्या बोलेंगे इसको, Hg, पारा। तो मरकरी क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव। दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातुएं अर्थात धातुएं जो मुलायम होगी वही तो काटी जाएगी। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं होती है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है क्योंकि ये मुलायम होती है। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी की बात की जाए तो सिल्वर अर्थात चांदी। अगर चांदी के तार होते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली के सुचालक होते हैं, लेकिन चांदी के तार हम लगा नहीं सकते क्योंकि चांदी के तार बहुत महंगे होंगे। तो उसके बाद में कोपर के तार सबसे ज्यादा प्रयोग में होते हैं। तो कोपर और जो है सिल्वर जो है सबसे अच्छी चालक होती है। अब ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातुएं होती है, तो हमने वो भी आपको सारणी में बताया था पिछली वीडियो में। कौन सा, लेड व मरकरी, Pb व Hg, लेड व मरकरी। जो मरकरी पारा होता है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक। तो ये आपको मैंने जब धातु अधातु में अंतर बताया था उसमें आपको ये डिटेल से बता दिया था। अब आपका अगला क्रियाकलाप देखिएगा, जो धातुओं के रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो उनके लिए क्रियाकलाप आपका अगला वाला क्रियाकलाप आ रहा है 3.9। तो आप भी पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 3.9। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, एक सबसे पहले सावधानी आ रही है कि आंखों पर क्या करना है, सुरक्षा के लिए चश्मा लगाना है अगर ये प्रयोगशाला में हो तो। ठीक है, और एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। कोई भी धातु आपने ली है तो उसको आग में जलाना है, उसके साथ में जो उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित करना है उसके साथ में। और किसी धातु का दहन आसानी से होता है, उत्पाद या धातु का दहन हो रहा था, ज्वाला का रंग क्या था, ये सारी चीजें आपको साथ के साथ नोट करनी है। अगर आप प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो ही आपके काम आ सकता है। ठीक है, चूंकि मैं देख सकता हूं ये पूरा ये देख लिया मैंने, और इसमें से काम आने से कुछ अब बोर्ड एग्जाम में आपसे इससे प्रश्न आएगा नहीं। आगे देखेंगे, इसमें से 3.9 आपने देख लिया पूरा। 3.9 के बाद में अब देखो जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें आएगा कि धातुओं के साथ में जो क्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई भी धातु है
कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कोई भी धातु है अगर धातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी, धातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी, जलाने पे कोई क्रिया करेगी तो क्या होगा, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनेगा। अब ये ऑक्साइड बनेगा तो साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो ये चीजें साथ में बनेगी। तो यहां पर आपको पहले ये देखना है कि धातु का क्या होगा, ऑक्साइड होगा। अब धातु का ऑक्साइड होगा तो इसके साथ में यहां पर आगे पढ़ेंगे हम कि ये कौन सी प्रकृति का होता है धातु का। जैसे पहले एग्जांपल ले लो, चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझने के लिए सही रहेगा। कॉपर मान लो, ये हो गया धातु तांबा, कॉपर को जलाया, कॉपर को जलाया, जलाने पे ऑक्सीजन हो गई, तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये अभिक्रिया हो गई तो 2, इसको 2 कर लेते हैं ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गई, क्या बन गई, कॉपर ऑक्साइड बन गई। तो ये धातु जो ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति का होता है, तो धातु अगर क्रिया करते हैं ऑक्सीजन से तो कौन सी क्रिया होगी, तो सारे ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, सारे ऑक्साइड होते हैं। और अधातु जो क्रिया करके होंगे तो वो कौन से बनाएंगे, अम्लीय। पर अगर ध्यान रखिएगा, एक आपके लिखा हुआ उभयधर्मी, आपने बुक ठीक से पढ़ी है ना, उसमें लिखा उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये उन तत्वों के लिए जहां पर दोनों प्रकृति सत्य है, जैसे दोनों की दोनों, मान लो एक ही तत्व अलग अलग क्रिया करने के पश्चात कभी तो क्षारीय ऑक्साइड बना लेता है, कभी तो बना लिया क्षारीय ऑक्साइड, और कभी बना लेता है वो अम्लीय ऑक्साइड, कभी क्या बना लेगा, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। तो इसको हम, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ऐसी समीकरणों को समझने के लिए आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया हुए समीकरण वाला पार्ट, जो पहला पार्ट है इसमें साइंस का क्लास 10 का, वो देखना पड़ेगा ताकि आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ऑक्साइड कैसे, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रियाएं होगी उभयधर्मी में, क्या होगा, मतलब दोनों के दोनों गुण, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, तो कॉमन, हम जब बचपन में खेला करते थे, मान लो 13 लड़के हैं तो क्या करते थे, 6 एक तरफ हो गए, 6 एक तरफ हो गए, अब बच गया कौन की एक, तो इसको क्या रख लेते थे, कॉमन, कि तू इस तरफ भी खेलेगा तू इस तरफ भी खेलेगा, उसी को कहते हैं उभयधर्मी। तो मतलब ये दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड का और अम्लीय ऑक्साइड का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे एनोडीकरण की। किसकी बात करेंगे, एनोडीकरण की। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण क्या होता है, जैसे नाम से ही एनोड से पता लग रहा है, एनोड, ठीक है, तो इस नाम को पकड़ लो। सबसे पहले क्या है, एनोड, तो हम इसको परिभाषा अगर लिखते हैं तो एनोड एक तरफ लिख सकते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ए से एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब आपको परिभाषा बनाने में बहुत आसानी रहेगी। कैसे, कि एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, ये हो गया बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किस पर, एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाएगी, ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाएगी, ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाएगी, चढ़ाई जाती है।
अब ये जो मोटी परत चढ़ाई जा रही है ऑक्साइड की, वो किस तरीके से चढ़ाई जाएगी वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एनोडीकरण के बारे में जो पूरा लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो सीधा का सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या है, इसको जैसे विलयन के माध्यम से कर रहे हैं, इसको क्या बनाएंगे, विलयन के माध्यम से कोई विलयन ले लिया, अब उसमें एल्यूमिनियम को एनोड पे रख दिया, एल्यूमिनियम को क्या रख दिया, एनोड पर, और यहाँ पर विलयन आकर एकत्रित हो गया। तो जो सारा का सारा ऑक्साइड है वो कहाँ पर एकत्रित होगा, एनोड पर। कहाँ पर एकत्रित होगा, एनोड पर। इसलिए तो मैंने कहा एनोडीकरण में क्या पकड़ना है, एनोड से एनोडी से एनोड और ए से एल्यूमिनियम। तो परिभाषा बन गई, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। तो ये समझ में आ गया आपको। कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन होगा, उस पे जैसे मान लो कुछ ऐसा जो नीचे पेंदा है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या है, उसमें एक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। अगर आपने देखा हो जो कई सारे होते हैं इस तरह के, जो कुकर वगैरह होते हैं या फिर कोई सारी चीजें बर्तन होते हैं, उनके नीचे परत अलग तरह की होती है, जिनका पेंदा आपको लगता है कि ये तो अलग है, स्टेनलेस स्टील, क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील है। तो उस पर क्या किया जाता है, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इससे वो क्या है, जंग नहीं लगता। जैसे आग से जलाएंगे तो वो उस पर खराब नहीं होता है, उस पर क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो आपने एनोडीकरण देख लिया। उसके बाद में एनोडीकरण आपको समझ में आ गया। तो एनोडीकरण के बाद में आपको क्या करना है, आपका क्रियाकलाप देखना है वापस 3.10, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3.10। पढ़िए आप। पढ़ लिया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, पूरा पूरा आपको पढ़ना है। आप बुक लेके बैठते हो नहीं बैठते साथ में, ठीक है, इसको साथ में लेके बैठना चाहिए आपको। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, क्रियाकलाप 3.10, ठीक है। तो जल के साथ अभिक्रियाएं कैसे करेगी, तो आपको इसमें जो भी देखा है, धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी नहीं करती है, तो इन सारे जो क्रियाकलापों के जवाब है इनके पीछे भी मिलेंगे। साथ के साथ ये केवल एक समझाने के लिए है, और जो धातु पर भाप की प्रक्रिया क्या हो रही है वो भी इसमें आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप आपका जो है पूर्ण रूप से बहुत बड़ा है, इसको और समझने के लिए बहुत ही आसान है, सरल भाषा में दे रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, क्रियाकलाप देख ही रहे हो आप। तो इसमें देखो तेजी से अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम क्रिया कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम क्रिया कर रहे हैं। देखिएगा ये हो गया पोटेशियम, ये जल के साथ क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया कर रहा है, जल के साथ। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी 2 लगा दो संतुलित करने के लिए, ठीक है। और जो बच गया वो H2, ठीक है, इसका वो तो आएगा, इसके पास में 2 आएगा, तो प्लस क्या होगी, उष्मा होगी, क्या होगी, उष्मा होगी। ठीक ऐसा ही किसके साथ होगा, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ भी ठीक ऐसा ही होगा। 2NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में इसमें भी क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन है, प्लस उष्मा है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे धीरे धीरे कि कौन सा पदार्थ तैरता है, तो कैल्शियम तैरता है। कौन सा तैरेगा, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जब कैल्शियम पर क्या होगा, जब क्या होगा, विलयन पूरा एकत्रित हो जाएगा तो कैल्शियम उसमें संसारित हो जाएगा, तो वो कैल्शियम विलयन में तैरने लग जाएगा। अब बात करते हैं आगे अम्लों के साथ अभिक्रिया की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3.11, तो 3.11 आपको दिखाई दे रहा है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रियाएं करती हैं, तो इसमें आपको देखो सोडियम पोटेशियम के नमूनों के साथ में ये वापस वही सावधान, इसको रगड़ कर साफ करना है।
ठीक है। उसके बाद में थर्मामीटर के साथ में ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में रखना है इसको, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करना है इसकी क्रिया को। और ये बुलबुले वाली ये जो चीजें आपको साथ के साथ ही पढ़नी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देख लिया आपने, अब आ जाओ वापिस जल्दी से। कौन सा पढ़ रहे थे हम? 3.11 आपका धातु। सबसे पहले 3.11 का देखो मेन लाइन क्या है कि धातु इसको हटा देता हूं मैं। धातु किसके साथ क्रिया कर रहा है? जो मेन लिखी हुई धातु किसके साथ कर रहा है? अम्लों के साथ। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई सा भी मान लो, तनु सल्फ्यूरिक, चलो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ये एग्जाम्पल बहुत बार हम ले चुके हैं और आपको लगभग याद भी हो चुका है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इसको हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहां पर बात आती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एक मिनट, हाँ, धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहां पर जैसा कि पार्ट 2 में हमने बार बार देखा था, जब अम्ल क्षार व लवण पढ़ रहे थे तो यहाँ पर लवण बन रहा था, साथ में H2 यहाँ पर मुक्त हो रहा था, क्यों? धातु की वजह से। अब इसका जो उदाहरण था वो भी हमने आपको फिक्स बताया था कि बार बार अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिक्स यही उदाहरण याद रख लीजिएगा। जैसे मान लो कौन सा है, कॉपर का ले लो, कॉपर धातु हो गई, इसकी क्रिया करा लो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो H2SO4 ये हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु कैसे? मान लो पानी ज्यादा है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो जो मिला हुआ बीकर में है वो कौन सा गया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा है, थोड़ा सा पानी डाला तो वो हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और बिल्कुल नहीं डाला तो अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बहुत खतरनाक होते हैं, इनको तनु में ही ज्यादा काम में लेते हैं, बिल्कुल सांद्र काम में नहीं लेते हैं। अब आगे बात करें तो यही वापस अभिक्रियाएं, जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो क्या होगा? विस्थापन होगा। कॉपर सल्फेट, यहां पर ये कौन सी प्रकृति दिखाएगा? अम्लीय प्रकृति। यहां पर ये कौन सी प्रकृति दिखाएगा? अम्लीय प्रकृति, ठीक है। पर देखो यहां पर देखो अम्लों के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहां पर प्रकृति दिखा रहा है। अब आगे देखो साथ में क्या मुक्त कर रहा है? H2, तो ये H2 मुक्त हो गई। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ धातु तो ऐसे होते हैं जिनसे क्रिया करने के बाद H2 स्वतंत्र रूप से, हाइड्रोजन जो है स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाता है, कुछ में ऐसा नहीं हो पाता, तो क्या जल में घुलनशील हो जाता है। अगर जल में घुलनशील हो जाता है तो अवक्षेप रह जाता है। साथ में ऐसी प्रक्रियाएं और जो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको उनको ठीक तरीके से पढ़ना है, बुक में बहुत ही इजी तरीके से दे रखा है, तो इनको साथ में देखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो रहा है? लवण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई? 3.11 को आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में देखिएगा एक्वा रेजिया के बारे में। किसके बारे में? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? नाम से आपको लगेगा एक्वा है, क्या है? एक्वा, तो मतलब कुछ समझ में आएगा होगा कि एक्वा क्या है। जैसे जलीय विलयन के बारे में हमने आपसे पहले कहा था कि एक्वा कहेंगे जलीय विलयन को, घुलनशील को, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक विलयन है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा विलयन है? कोई ना कोई घुलनशील विलयन है जिसमें कुछ ना कुछ घुला हुआ है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो ठोस होता है उसको क्या कहेंगे? सॉलिड, और गैस होगा तो जी लिख देंगे वहां पर, ठीक है। तो अब लिक्विड तो है नहीं, लिक्विड में एल लिख देते हैं इस तरह से, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस। अब जो जलीय विलयन होगा उसको एक्वा। इस तरह से हमने 4 स्टेज में बांटा था। एक्वा रेजिया को सबसे पहले देखो लैटिन भाषा में कहता है रॉयल जल, मतलब बहुत ही खतरनाक ऐसा जल है ये जो काम में आता है। अब किस काम में आता है वो देखिएगा। आपने शहरों में देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो घर घर जाकर ऐसे कहते हैं कि हम आपके सोने चांदी के गहनों को
साफ कर देंगे, बिल्कुल चमका देंगे। जबकि आपको शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कि सोने और मतलब जो सोना होता है, शुद्ध सोना होता है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता, तो उसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो गंदा ही नहीं होता। सोना चाहे धरती के अंदर हो चाहे धरती के बाहर हो, बिल्कुल काम नहीं करता, किसी भी क्रिया के साथ मतलब किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करता, और वह न तो काला पड़ता है न किसी तरह से उसमें कोई जंग लगता है। फिर भी अगर मान लो अगर किसी से वो गंदा सा लग रहा है तो वो क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे। अब देखो यहाँ पर साफ करने के लिए वो क्या करेंगे, वो निकालेंगे अपने जेब से एक बोतल। क्या निकालेंगे अपने जेब से? एक कांच की बोतल। उस बोतल में क्या रहेगा, एक कोई पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा? कोई पदार्थ रहेगा। जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ है, ठीक है। अब ये बोतल निकाल ली उसने, और क्या कोई भी, जैसे मान लो ये कोई गहना है, ठीक है, ये कोई गहना है, इसको धोएगा और अपने ही किसी बर्तन के अंदर वापस इस पानी को इकट्ठा कर लेगा और वापस अपने बैग में डालकर चला जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए कि ये क्या करता है, इसमें कोई ऐसा एक विलयन है जो जब इसको धोते हैं, जब कोई भी मान लो सोने और चांदी, सोने का कोई गहना है, कोई भी है, सोने की वस्तु है, उसको जब धोया जा रहा है तो इसमें ये गल जाता है। क्या हो जाएगा? गल जाता है। तो ये इसको क्या करेगा, बिल्कुल पूरा तो नहीं करेगा, परंतु आंशिक रूप से क्या है, इसमें कमी हो जाएगी। जो बार है, जो जैसे मान लो ये 2 किलो का है, तो इसमें आंशिक रूप से उसका 10% लगभग इसको गला देता है। और सोना क्या होता है, गोल्ड, उसको आसानी से कोई नहीं गला सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये विलयन है। कैसे? उस विलयन में 3:1 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मैंने बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्लों का राजा, सबसे खतरनाक अम्ल है, ठीक है। उसके साथ में मिलाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। तो ये जब 3:1 में, जैसे मान लो 3 लीटर ये तो 1 लीटर ये, इस तरह से अनुपात में इसको मिलाया जाता है। अब मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसको ये रख लेते हैं, और जो भी गहने होते हैं सोने के, उसको ये धोते हैं। तो जो भी घुलनशील होगा, जितना भी पदार्थ सोने का इसमें से घुलेगा, वो किस में आ जाएगा, इस वाले बर्तन में। और इस वाले बर्तन को कौन ले जाएगा वापस? वही व्यक्ति ले जाएगा। उससे क्या होगा, सोना इसमें आ जाएगा। धोने के पैसे लेगा वो, पर सोना ले जाएगा। क्या ले जाएगा? सोना। तो ये रेक्वारेजिया क्या, गोल्ड को गलाने के लिए बनाया गया एक ऐसा पदार्थ है, केवल यही एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को गला सकता है। इतना आपको समझ में आ गया कि एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। एक्वारेजिया को समझ में आ गया आपको। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया के बाद में हमने क्या पढ़ा था, अन्य धातु लवणों के साथ धातु की अभिक्रियाएं। अन्य धातुओं के साथ में इसकी क्या अभिक्रियाएं होगी। जैसे 3.12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्रियाकलाप, ठीक है। तो क्रियाकलाप आपका चल रहा है, कॉपर का एक स्वच्छ तार का आयरन की एक कील लीजिए, कॉपर के तार को परखनली में रखें। ये जो है आयरन सल्फेट का विलयन होगा, और आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। तो जिस तरह से ये सल्फेट का विलयन हो, इस तरह से हो रहा है। तो ये आपको अगर प्रयोगशाला है आपके, तो आप इसको कर सकते हो, साथ के साथ इसको पढ़ सकते हो। और लास्ट में जाके इसमें सार क्या निकलेगा, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्योंकि आयरन के साथ में अगर जैसे कॉपर सल्फेट वाला विलयन है, कॉपर सल्फेट वाले विलयन में आयरन की कील है, तो इनमें आपस में एक दूसरे के साथ विलयन समायोजित हो जाएंगे और विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, अब हम बात करते हैं आगे सक्रियता श्रेणी की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सक्रियता श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी है जिससे यह पता लगता है कि कौन सा धातु क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है।
जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो जल्दी से किसी न किसी धातु के साथ में क्रिया कर लेगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और जो सबसे कम क्रियाशील होगा वो कभी क्रिया नहीं करेगा या किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते। सोना शुद्ध होता है, बिल्कुल सोना किसी के साथ में क्रिया नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कुछ आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई देंगे, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। वही बात आ गई कि सोडियम बाहर निकलते हुए वातावरण की नमी से क्रिया कर लेगा और वही आग लग जाती है, ठीक है। इनके बाद में आगे धातुएं और धातुएं आपस में कैसे क्रिया करती है, सक्रियता श्रेणी का आपने चित्र भी देख लिया। उसके बाद में आगे चलते हैं, कौन सा धातुएं व धातुएं कैसे आपस में क्रिया करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक श्रेणी दिख रही है, किस तरह से देखेगा, आइए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सबसे पहले वो देख लीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, देख लिया आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी तत्व होता है, जैसा कि पहले भी बता रखा है आपको कि कोई भी जो तत्व होता है उसमें कुछ ना कुछ कोष होते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये एक हो गया नाभिक, इसको कहेंगे हम नाभिक। उसके बाद में कुछ कोष हो गए, यहाँ पर कोष हो गया, यहाँ पर कोष हो गया। इस तरह से परमाणु की संरचना होती है। वो प्रत्येक तत्व पृथ्वी का या बाहर का सभी हो किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु से अणु बनता है, अणु से यौगिक और यौगिक से पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या है, जैसे ये मूलतः एक होगा, सबसे पहले नाभिक। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने कक्षा 6, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं पर कैसे लगाते हैं, क्या उल्टे पुल्टे भागते हैं, नहीं, ये अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनकी कक्षाएं भी होती है, जैसे आपकी कक्षा, आप कक्षा 10 में हो, कोई कक्षा 6 में, कोई कक्षा 8 में, कोई कक्षा 12 में, तो सबकी अलग अलग कक्षा होगी, तो इनकी भी अलग अलग कक्षा है। जैसे पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में कितने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि 2n², इसके हिसाब से देखना है। n क्या है यहाँ पर, कक्षा का मान। अब बात करेंगे पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा में कितना होगा, तो 2 कोष्टक में n की जगह लिख देंगे 1² तो क्या हो गया, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। अब दूसरी कक्षा की बात करें हम, तो दूसरे में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 8। कितने हो गए, 8। अब तीसरी में कितने होंगे, तो तीसरी में बात कर लेंगे आगे, तो 2 की पावर ये हुए 3 की पावर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह से अगर मान लो 18 नहीं है तो वापस 8, 8 भी हम रख सकते हैं। तो ये जो आपकी श्रेणी है उसमें आपको जैसे दिखाई दे रहा है, तो अब उसमें क्या है, जो अलग होगा, जैसे मान लो हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के पास क्या है, सोडियम का क्रमांक कितना है, 11। सोडियम का क्रमांक कितना है, 11। तो सोडियम को कैसे करेंगे, 2, 8। अब 2, 8 क्या हो गया, 2 और 8, 2 और 8 और साथ में अब क्या बच गया, 11 है ना। तो 2, 8 हो गए। अब बाद में क्या करना था हमें, 18, पर 18 नहीं है, तो अगले कोष में क्या हो जाएगा, केवल 1 रहेगा। अब यहाँ पर ये 1 जो है अधिक है, यहाँ पर 1 क्या है, अधिक है। जब अधिक है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, Na को क्या कहेंगे हम, +1, Na को +1। अगर मान लो 1 भी नहीं लगाते तो केवल प्लस लगता है, तो भी हम समझ सकते हैं कि सोडियम को कितना है, 1।
सोडियम को कितना है 1। अब इसके पास 1 है तो ये हमेशा क्या रहेगा, किसी न किसी को देने के लिए तैयार रहेगा। ये 1 है एक्स्ट्रा तो किसी न किसी को देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या है कि मेरे पास 2 हो या 8 हो या 18 हो, 2 हो 8 हो या 18 हो, इस तरह से हो कि मेरा जो कोष है, ये जो कोष है ये पूरा का पूरा भरा रहे। अगर मान लो मेरे पास कम है तो मैं किसी से ले लूं पर पूरी कक्षा को भर के रखूं, मान लो पूरी कक्षा को भर के रखना है इसको, तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि अपनी अपनी कक्षा को ये भर के रखे। 2 हो गया, 8 हो गया, अब 1 हो गया, तो ये 1 को क्या ये एन क्या करेगा, किसी के पास जिसको भी 1 चाहिए उसको 1 दे देगा, किसी को भी 1 चाहिए तो उसको 1 दे देगा। अब बात करते हैं जैसे मान लो क्लोरीन की, यहाँ पर इसको 11 है, आप याद रखा कीजिए इस तरह 20 तक तो कम से कम। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का कितना होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 17 को कैसे लिखेंगे, जैसे वही क्रम 2 8 18 हो सकता है क्या, 2 और 8 10, 10 के बाद कितना बचा 7 लिख सकते हैं, 8 हो जाता तो 2 8 8 हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 8 7, पर ये 8 भी पूरा नहीं हुआ, मान लो इसमें 8 भी पूरा नहीं हुआ तो ये 1 कम हो गया। अब इसकी क्या रहेगी कि मेरी कक्षा में ये क्या रहेगी, क्लोरीन क्या सोचेगा कि मेरी कक्षा में 1 बच्चा कम है, मेरी कक्षा में 1 बच्चा कम है, अगर किसी के और कक्षा में 1 बच्चा अधिक है तो उसको मैं अपनी कक्षा में ले लूं। अब ये भागते हुए देखेगा, घूमते घूमते जाएगा, इसको पता लगेगा कि रे सोडियम वाली कक्षा में 1 अधिक पड़ा हुआ है, सोडियम वाली कक्षा में 1 अधिक पड़ा हुआ है। तो ये क्लोरीन क्या कहेगा, ए भाई आजा इधर आजा, क्या कहेगा आजा भाई इधर आजा, और मेरे ये 7 हैं इसको भी कर ले 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ लेगा, क्या करेगा इसको जोड़ लेगा। तो ये क्या करेगा, ये चाहता है कि मैं 1 किसी को दे दूं, ये चाहता है कि 1 किसी से ले लूं, इसको है माइनस का 1, इसको है प्लस का 1, दोनों मिल जाएंगे, दोनों को काम हो गया, दोनों का काम हो गया। और क्या बन गया NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है सोडियम क्लोराइड। बताओ दोनों की कक्षाएं भर गई, और जब पूरी भर गई तो क्या करेंगे, इसकी भर गई यहाँ तक भर गई क्योंकि एक स्कूल दे दिया, और इसकी 2 8 8 हो गई तो इसकी भर गई 8 8 8 तो होना ही चाहिए बाद में, ठीक है। तो ये इस तरह से भर गई, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इस तरह से जो इनका भरा है, इस तरह से जो इनका भरा है ये, तो ये क्या है आयन हो गया, क्या हो गया आयनिक यौगिक, क्या बन गया ये आयनिक यौगिक। क्योंकि जब यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। तो आयनिक यौगिक हो गया, ये कौन से हो गए आयनिक यौगिक हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। कैसे, क्योंकि इसका प्लस था इसका माइनस था, दोनों आपस में कट कर क्या हो गए पूरा पूरा NaCl आयनिक यौगिक बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां तक आपको ये चित्र समझ में आ रहा है। सभी तत्वों की अपनी अपनी कक्षाएं होती है, कुछ के पास 1 होती है, जैसे मान लो प्राइमरी तक स्कूल है तो उसके पास 5 कक्षाएं हैं, किसी की अपर प्राइमरी है उच्च प्राथमिक है तो उसके पास 8 है। तो जितने बच्चे होंगे उसके पास तो उतनी मुश्किलें होगी, कक्षाएं होगी। तो इसके पास जितने परमाणु 11 हैं तो 11 तक ही सीमित था, इसके 17 है तो 17 तक ही सीमित था। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। किस मैग्नीशियम, इसका नंबर कहाँ आता है सोडियम के बाद, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम का नंबर कहाँ आता है 12 पर, मैग्नीशियम का नंबर कहाँ पर आता है 12 पर। अब ये अपनी कक्षाएं कैसे भरेगा, सबसे पहले 2 को बैठा देगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 को बैठा देगा, 2 और 8 10, यहाँ 12 है, 2 बैठेंगे यहाँ पर। अब ये कहेगा कि यार इन 2 को क्या करूं, किसी न किसी को मैं दे दूं। ये क्या करेगा, 2 को किसी ना किसी को मैं दे दूं। तो अब कैसे देगा ये, अब ये घूमे फिरेगा। अब मान लीजिए सोडियम हो गया, सोडियम के साथ थोड़ी बनेगा क्योंकि सोडियम के पास तो पहले ही 1 है, अब ना तो ये दे सकते हैं इधर उधर। अब मान लो ये क्लोरीन मिल गए, क्लोरीन मिल गए, तो जैसे मान लो क्लोरीन मिल गया तो क्लोरीन को देखा उसने कि 2 8 और इसके पास 1 है, 2 7, 2 8 और 7, तो इसको 1 कम दिया।
अगर मान लो ये कहेगा कि मैं 2 बार आ जाता है, ये क्लोरीन की मान लो 2 कक्षाएं हैं, इसी तरह की 2 कक्षाएं हैं, एक और क्लोरीन की कक्षा है 2 8 7। मैग्नीशियम क्या बोलेगा इसको कि मेरे पास 2 हैं, एक इसको दे दूंगा एक इसको दे दूंगा, तो ये टोटल क्या बन जाएगा क्लोराइड, टोटल क्या बन जाएगा क्लोराइड, और ये खुद क्या है मैग्नीशियम, तो आपस में मिलकर ये क्या बना लेंगे बंध बना लेंगे और आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड किसका निर्माण हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया किस तरह से आयनिक यौगिक बनते हैं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा से देख लेना कि प्रत्येक तत्व किससे बनता है, परमाणुओं से। परमाणु के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में डिटेल से पढ़ा है कि किसने किसकी खोज की थी। और नाभिक क्या होता है, किसी भी परमाणु का केंद्र, जहां सबसे अधिक बाहर होता है वो है नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर चक्कर क्या लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और विन्यास क्या है सही क्रम में जमाना। विन्यास क्या है सही क्रम में जमाना। सही क्रम कैसे जमाएंगे, जब हमें यह पता होगा कि किस कक्षा में कितने। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं पर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं पर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चक्कर लगाते हैं तो सबकी अपनी अपनी कक्षा होगी, तो कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं, जैसे मान लो कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बारे में हमने एक सूत्र का निर्माण किया हुआ है 2n²। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे जो आपस में घूमते रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे में 18 रहेंगे। अगर मान लो 18 नहीं होते हैं तो 2 8 और 8 इस तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन 8 तो होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जितने कम होते हैं, जैसे मान लो किसी के हैं 13 तो उसको 13 को क्या कहेंगे 3 अधिक हैं, प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के 19 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा उसको 19 है, क्योंकि 2 8 10 18 क्या हो गया 18 के बाद में ये 19, तो ये एक अलग से हो गया। तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हो। अलग अलग तत्वों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे मजबूत क्यों है, कई बार मैं कहता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लों का राजा है। तो जैसे ये सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस तरह से हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन के पास केवल एक बच्चा है। हाइड्रोजन के बाद एक है, सबसे नंबर 1 पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में क्या है एक, इसलिए तो हाइड्रोजन कभी ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का निशान होता है ना, क्यों लिखा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में कुछ है, क्या है एक पॉजिटिव है। और क्लोरीन के ऊपर क्या लिखा होता है माइनस, क्यों, क्योंकि इसको तो चाहिए, कितने चाहिए एक। अगर मान लो 2 चाहिए होता तो 2 का निशान आता, पर कुछ एक चाहिए तो एक को लिखा नहीं करता था, एक लिखते नहीं है। अब इसको एक चाहिए, इसको तो एक चाहिए, इसके पास एक पड़ा है, तो दोनों को क्या है दोनों मिलकर एक बंध बना लेंगे, क्या हो जाएगा HCl क्या बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम, ठीक है। तो किस तरह से ये जो है क्रिया करते हैं और सक्रिय कैसे होते हैं। सक्रिय कौन से होंगे, देखो सक्रिय कौन से होंगे, सक्रिय वो होंगे जिनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से यहां देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो क्या करेंगे, क्रिया करने के लिए हमेशा बेचैन रहेंगे, किसी ना किसी के साथ क्रिया करेंगे। और निष्क्रिय कौन होगा, जो क्रिया नहीं करेगा। क्रिया कौन नहीं करेगा, जिसके 2 8 8 पूरे हैं। अरे जिसकी कक्षाओं में पूरे छात्र हैं वो क्या कहेगा, दूसरे बच्चों को थोड़ी लेगा, वो नहीं लेगा। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, जिसकी कक्षाओं में पूरे हैं, जैसे जिसके 2 है
दो कौन है, हाइड्रोजन के बाद में कौन जाता है, याद करिएगा आपको कैसे सिखाया था, हाइड्रोजन हीलियम हीलियम, तो जो किसके हैं, हीलियम के। अब हीलियम क्यों कहेगा कि मैं किसी और के को लूं, हीलियम के पास दो हैं इस कक्षा में, अब उसको मान लो बाकी कक्षाओं की जरूरत ही नहीं है, तो हीलियम तो अक्रिय गैस हो गई। क्या हो गई, अक्रिय गैस हो गई हीलियम। हीलियम के दो है इलेक्ट्रॉन, बहुत है, क्योंकि पहली कक्षा में उसको कितने चाहिए, दो, अब उसको आगे नहीं चाहिए, तो दो कौन सी हो गई, हीलियम। हीलियम को अब जरूरत नहीं है, हीलियम के दो पूरे हो चुके हैं, वो अक्रिय हो गई, मतलब वो काम नहीं करेगी। उसके बाद में यहां पर कौन सा आएगा, ये देखो कौन सा आएगा आपको, ठीक है, 8 पर जिसका 10 होगा, जिसका 10 होगा कौन सा, तो वो क्या करेगा, वो क्रिया नहीं करेगा, किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसके यहां पर इसके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब हम बात कर रहे थे आगे, यहां तक हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। अब आगे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो सेम टू सेम आपको ऐसे पढ़ना है, उसका सार भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा बुक को, सबसे पहले आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, तो इसमें आपको क्रियाकलाप देखने को मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम का ये नमूना है, साथ में आपको इसके चित्र भी दिखाया जाएगा। ये वापस ग्रेफाइट की छत डाल दी और लवण विलयन में डाल दिया। अब इसके बाद में देखिएगा आयनिक यौगिकों के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भौतिक प्रकृति धन व ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बताया था, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बताया था, मजबूत होता है, बहुत मजबूत और आकर्षण बल के कारण ये आयनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर इन पर हथौड़े से वार किया जाए, किसी बड़ी चीज से इन पर चोट दी जाए, तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएंगे। अब बात कर रहे हैं गलनांक व क्वथनांक की। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत बल हो जाता है इनके बीच में अंतर आयनिक व आकर्षण के कारण, ठीक है, तो ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं घुलनशीलता की। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों को में अविलय होते हैं। जैसे नमक को आप केरोसिन या पेट्रोल में डालते हो तो वो नहीं मिलते हैं, जबकि जल में आराम से घुल जाता है। उसके बाद में विद्युत चालकता की बात करेंगे तो बिल्कुल विद्युत चालकता के आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों में जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, अतः जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विपरीत आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अब देखो, जैसे नमक है, अगर नमक बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ आपको डिब्बे में, तो उसमें से आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे मान लो वही जो प्रयोग आपने बैटरी व सेल का लिया था, दो को अलग अलग डाल कर आप चेक करना चाहते हो तो नहीं होगा, पर वही उसी जल को, मतलब उसी जल में नमक को घोल देते हैं, जैसे नमक का जलीय विलयन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे नमक का जलीय विलयन होगा तो उसके माध्यम से विद्युत का संचालन हो सकता है, बिल्कुल होगा, और विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आगे हमने जो देखेंगे, अब आगे वाली जो कक्षा होगी, यहां तक आपने देख लिया, हमने इतना जो कुछ पढ़ा वो आपको जल के साथ अभिक्रिया कराई थी, हमने वायु के साथ दहन कराया था, हमने धातुओं को, जिसे कॉपर को अपने ऑक्साइड कराया था, उसके साथ में उभयधर्मी ऑक्साइड थी, एनोडीकरण पड़ा था एल्यूमिनियम पर मोटी परत चढ़ाने के लिए, क्यों, क्योंकि संक्षारण से बचाने के लिए। जल के साथ भी अभिक्रिया करवा ली, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करा ली धातुओं की। तो इनके छोटे छोटे जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, जैसे कॉपर का एग्जाम्पल बताया था हमने, एक बार एजिया के बारे में क्या क्या बताया था मैंने आपको, जैसे HNO3 HCl और HNO3
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कौन से अनुपात में? 3:1, 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इनको जिस तरह से मिलाया जाएगा फिर क्या बनेगा? एक्वा रेजिया। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक कौन सा है, सबसे कम कौन सा, आपको याद रखना है। सबसे कम वाला कौन सा है? सोना। आगे देखेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ा था, धातुएं अधातुओं के साथ में आपस में क्रिया कैसे करती है। तो एक कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से आप जैसे घर पे बैठे हो तो जैसे अलग अलग तत्वों के बारे में आप इस तरह का चित्र बना सकते हो और आप ये देख सकते हो कि किसमें अधिक है किसमें कम है। पर ध्यान रखिएगा मिलाने से पहले, जैसे मैग्नीशियम के साथ मैंने क्लोरीन को नहीं क्लोराइड को मिलाया, क्लोरीन के 2 अणु लिए थे, क्लोरीन के 2 अणु लिए थे तब जाकर इसमें मिला था। तो उस तरह से आपको इसकी संयोजन क्षमता पूरी करनी पड़ेगी। अब आगे बात करेंगे तो आयनिक यौगिकों की गुणधर्म हमने पढ़ लिए कि ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, साथ में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने बिल्कुल पढ़ लिया। अब आगे वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, धातु की प्राप्ति कैसे होती है, धातुएं में किस अवस्था में मिलती है, जमीन खोद कर निकालनी पड़ती है, समुद्र में से नमक हम निकाल लेते हैं, समुद्री पानी होता है जैसे खारे पानी की झील है उसको सुखाकर हम वाष्पीकरण से नमक निकाल लेते हैं। साथ में हमने क्या पढ़ा है, धातु की प्राप्ति के साथ में अब जो पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली कक्षा में कि अयस्क जो होते हैं, अयस्क क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे कि जमीन में खोदते हैं तो क्या सीधे सीधे धातु हमारे पास निकल जाते हैं, लोहा सीधा निकल जाता है या फिर उसको साथ में कुछ ना कुछ और चीजें भी आती है। तो इन सब जो चीजों के बारे में हम डिटेल से आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि धातुओं का जो संधारित्र किया जाता है उनको किस तरीके से वापस प्राप्त किया जाता है और खनिजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हम आगे वाली कक्षा में और भी इसको पूरे पार्ट को खत्म कर देंगे। तो पार्ट हमारा ये 3 वीडियो में बन गया। पहली वीडियो जो भौतिक गुणधर्म से संबंधित थी, दूसरी रासायनिक गुणधर्मों से संबंधित थी और तीसरी धातुओं की प्राप्ति, अयस्क, खनिज इनके बारे में रहेगी। तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।